साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी से। प्रेम प्रकाश पांडे जी की यूं तो पहचान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के तौर पर रही है, लेकिन वर्तमान में वह नई भूमिका के साथ हमारे बीच स्टूडियो में है। वो नई भूमिका यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले 5 साल में जो कुछ कांग्रेसी सरकार के द्वारा कामकाज किया है उसको निशाने पर लेने के लिए आरोप पत्र समिति का गठन किया। उस समिति के 3 सदस्य बनाए गए, एक अजय चंद्राकर, एक प्रेम प्रकाश पांडे और एक ओपी चौधरी। इस 3 सदस्य समिति ने जो कुछ भी कामकाज किया उसे एक दस्तावेजी स्वरूप दिया और उस दस्तावेजी स्वरूप को देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अब से कुछ देर पहले रायपुर स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में लोकार्पित किया गया। हम इसी पे बात करेंगे। दरअसल चुनाव का कुछ अता पता है नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच में अभी आचार संहिता कब लगेगी, कैसे लगेगी, इसका भी अता पता नहीं है। पर इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से उफान पर है। प्रत्याशियों की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में कर चुकी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो लिहाजा इस पूरी गतिविधि को काफी संजीदगी से राजनीतिक हलकों में लिया जा रहा है। तो अब हम सीधे प्रेम प्रकाश पांडे जी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस आरोप पत्र को। तो पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। तो कुल मिलाकर अमित शाह जी से कुछ कराना था, करा लिए, कुछ बताना था, बता लिए, या वस्तुतः आरोप पत्र के अंतर्गत वाकई कुछ काम किए नहीं या नाम किए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र निकाला था और उसमें उन्होंने समाज के हर वर्ग से वायदे किए थे, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, कर्मचारी, सारे महिलाएं, बुजुर्ग, सबसे। और इन 5 सालों में वादों की तो पूरा करना दूर रहा, जो उन्होंने छत्तीसगढ़, जो अटल जी का सपना था और पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक विकास यात्रा शुरू की थी, छत्तीसगढ़ को एक ऐसे मुकाम पे ले गए थे, वहाँ से आगे ले जाने की बजाय 5 वर्षों में विकास तो शून्य रहा और प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने जो इस छत्तीसगढ़ को एक नशे का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया। और आप देखें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और सुनियोजित भ्रष्टाचार, प्रमाणित भ्रष्टाचार, जो कि आज किसी प्रदेश में, और जब से छत्तीसगढ़ बना तब से, कोई आईएएस, आईपीएस अफसर, नेता, व्यापारी, इन सब का एक एनेक्सस बना करके कितने घोटाले हुए, चाहे वो कोयला घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला वगैरह की तो एजेंसियां भी नहीं है, डीएमएफ के। इसके साथ नौजवानों के पीएससी की भर्ती में जो घोटाला हुआ है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में सरकार जो पूरी तरह से इस 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ झूठ बोला और जो लूट किया, उस झूठ और लूट का एक ये दस्तावेजी आरोप पत्र के रूप में आज माननीय अमित शाह जी के द्वारा लोकार्पित हुआ। पांडे जी, ये तो एक सामान्य चलन है राजनीति में। आपको भी 4 दशक हो गए। जो भी विरोधी दल की सरकार होती है उसके लिए आरोप लगा देते हैं, लूट की सरकार है, झूठ की सरकार है, ठगने की सरकार है। पर जब जब सरकार बदल जाती है काम वैसे ही चलता है। पीएससी में घोटाला, आप बड़ी दमदारी से बोल रहे हैं। आप जो सरकार में थे उस समय तो पूरी की पूरी परीक्षा निरस्त होने की नौबत आ गई थी। आपने तो अपने पीएससी के चेयरमैन दरबारी जी साहब हुआ करते थे, अशोक दरबारी, उन पे कार्रवाई करने तक के लिए आपको बाध्य होना पड़ा था। तो आपसे जानना ये चाहता हूँ कि क्या चुनाव नज़दीक आ गए तो इसलिए सरकार के लिए कुछ कहना था तो कह दिया, या कुछ निकाल पाए? ये सवाल इसलिए करता हूँ कि शराब में ऐसा घोटाला, इसमें ऐसा घोटाला, तो भाई केंद्र में तो आपकी सरकार है, कर क्या लिए सिवाय इसके कि जो विपक्षी आरोप लगाते हैं, जहां भी विरोधी दल की सरकार है उसको परेशान करने के लिए ईडी सीबीआई आपके हथियार है? नहीं, देखिए, आरोप वो लगाते हैं ईडी और ईडी के द्वारा। ईडी ने जिस कोयले घोटाले को 25 रुपया टन का डीओ का
और एकदम प्रमाणित एनेक्सेस को चार्जशीट पुटअप किया है। आप उसमें देखोगे कि किस तरीके से समीर बिश्नोई, जो कि उस समय माइनिंग के ये थे डायरेक्टर थे, उन्होंने नियमों में परिवर्तित किया। जो ऑफलाइन ऑनलाइन होता था डीओ, उसको ऑफलाइन में बदला। और कैसे जो एक तिवारी जो पूरे इस एनेक्सेस को लीड कर रहा था, उसमें रानू साहू कलेक्टर, उसमें विधायक, उसमें पॉलिटिकल लोग, और जो चार्जशीट है उसमें कई विधायकों ने तो स्वीकार किया है कि इस पैसे को हम राजनीतिक कार्यों के लिए ले गए। तो ये जो चीज़ें हैं कि सरकार से जो व्यापारियों से पैसा वसूला गया, जो लूटा गया, क्रिमिनल एक्टिविटी से पैदा किया गया, वो पॉलिटिकल पार्टी अपने उपयोग में लाई है। वो खैरागढ़ के चुनाव में भी लाई है, वो आपके यूपी के चुनाव में हुआ। तो प्रमाणित भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं। अच्छा पांडे जी, एक बात बताइए, आप तो जो राजनीति में इतने समय से है ना, आप सब लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने घर की जमीनें बेच के ही चुनाव लड़ते हैं। आप किसी से पैसे वैसे लेके चुनाव नहीं लड़ते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है वो लोग जो है अपने घर जमीन सबको गिरवी रख के चुनाव लड़ते हैं, या किसी और तरीके से चुनाव लड़ते हैं? नहीं, हम लोग लोगों से चंदा लेते हैं जी, चंदा का हिसाब देते हैं, और उसमें जिन पर ये आरोप लगा है, जिन विधायकों पे, और जिन्होंने कहा कि हम इसको चुनाव में उपयोग किए, चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें इसका जिक्र ही नहीं है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। ऐसे लोग भी जिनको बताया जाता है कि बड़े ये छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि हम लेते थे और इसके पार्टी के लिए व्हीकल और सब। तो ये कहने का कि सिर्फ एक ही में ही नहीं। अब आप देख लो, अभी नया महादेव ऐप जी, जहां उसकी जो अभी प्रेस रिलीज आई, उसमें 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट है, मतलब सोचनीय है जी, उसमें एक जगह प्रोटेक्शन मनी का उपयोग किया गया जी, कि किस तरीके से पॉलिटिशियन और पुलिस अफसर्स ये जानते हुए जानबूझ करके आंख बंद करके रखे थे, और प्रोटेक्शन मनी। दूसरा उसमें लिखा कि भिलाई के नौजवानों को दुबई भेजा जाता था और वहाँ से उसका वो स्किल्ड अप होकर आने के बाद पूरा यहाँ अपना व्यापार चलाते थे। तो जहाँ नौजवानों को हम लोग कौशल विकास के नाम पर पूरे प्रदेश के हर जिलों में लाइवलीहुड कॉलेजेस खोले, उसके लिए हम लोगों ने हॉस्टल्स खोले, और विभिन्न प्रकार की लगभग 150 से अधिक चीज़ों में हम जो है उसको स्किल्ड अप करते थे। अब ये कहाँ कर रहे हैं? तो सट्टा जुआ में कर रहे हैं। नौजवानों को जो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने कहा था कि 2500 रुपया देंगे 10 लाख का, रजिस्टर्ड बेरोजगार तो आपके 18.5 लाख से ऊपर है। उस 10 लाख का ही अगर लें तो 5 साल में लगभग 15,000 करोड़ रुपया होता है जी। लेकिन इन्होंने बजट में कितना रखा? 250 मूल बजट में रखा, और 50 करोड़ जो है अभी में रखा था। तो कुल 300 करोड़ के बजट रखे हैं। तो 14,700 करोड़ रुपया तो ये पहले ही खा गए जी। इसी हिसाब से बिजली बिल हाफ योजना की अगर हम लें तो CSPDCL इस साल जो है लगभग 2528 करोड़ रुपए की घाटे में है, और वो घाटे को इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है। आने वाले समय में या तो सरकार विथ इंटरेस्ट जो बनेगी सरकार वो दे, या फिर वो कंज्यूमर से लिया जाएगा। पिछला जब इन्होंने बिजली बिल हाफ योजना में दिया था तो 850 रुपया 2019 में पर कंज्यूमर को इन्होंने सब्सिडी मिला था उसके अकाउंट में। पिछले बिल में आप देखोगे तो 1130 रुपया उसको सब्सिडी मिला है। मतलब क्या हो गया? 2260 रुपया उसी 400 यूनिट का हो गया जी। और पहले वो कितना था? 1700 था। तो 560 रुपया इन्होंने बढ़ा दिया। तो ऐसे जिस तरीके से ये घोटाले कर रहे हैं और जो जगलरी कर रहे हैं आम जनता का, आप देखो कृषि का रकबा कम हो गया जी। सिंचाई का इन्होंने कहा था 2% वृद्धि हम लोगों के कालखंड में हुआ, एक कितना बढ़ाएंगे, बढ़ाना दूर रहा, 1% इन्होंने वृद्धि किया। सिंचाई के बाद कृषि का रकबा कम हुआ है। तो ये सारे जो चीज है किसानों के, इसमें थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। आप कह रहे हो कृषि का रकबा कम हो गया, जबकि यहाँ पर तो किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है।
धान का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, सरकारी स्तर पर धान खरीदी बढ़ती जा रही है, किसानों की कर्ज माफी और धान पर बोनस, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले खड़ा भी नहीं हो पाती। और आप इस आरोप पत्र में बता रहे हो देखो कर्ज माफी नहीं हुई, अमित शाह जी भी अभी बोल रहे थे। देखिए वाकई में लगभग आप देखोगे तो ऐसे 4 लाख किसान हैं जिसमें आपके मध्यम वर्गीय, इन्होंने जो शॉर्ट टर्म लोन था जी और जो सहकारी बैंक था उसका माफ किया जी, उसमें भी अभी 4 लाख ऐसे किसान हैं जिनके कोई कर्जे माफ नहीं हुए जी और वो जो है आपके लघु और सीमांत कृषक ज़्यादा है। जी जहाँ तक रकबा कम कर दे कि आप जो बात कर रहे हैं कि धान का उठाव बढ़ा, जी धान का इल्ड बढ़ा है, जी लेकिन जो आप रकबा देखेंगे अन्य इसमें जो उत्पादन का वो आपका कम हुआ है। कंपैरेटिवली हम कैसा देखते हैं कि पिछले सालों में जो बढ़ा था, जिस प्रकार से वृद्धि हुई थी जी उस वृद्धि की तुलना में जो आपका वो रकबा कम हुआ है, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर के साथ साथ हम लोगों ने लगभग 4.5 लाख के आसपास जो है पंप एनर्जाइज किए थे। आज इनके पास मुश्किल से ये 5 सालों में 10 से 12 हज़ार ही पंप जो है एनर्जाइज कर पाए। जी तो ये, और आज भी कितने पंपों के एप्लीकेशन पड़े हैं, तो ये सारे फैक्टर्स में उठा करके उनके रकबे कम हुए। पर आपसे जानना ये है कि हम सरकार में लाए जाएं, हम ये काम करेंगे, हम प्रदेश को वहां ले जाएंगे, इस पे बात की जाती है तो समझ में आता है भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी विकासपरक पार्टी है। ये आरोप पत्र के माध्यम से जो छींटे उछालने की कोशिश है, इससे किस उपलब्धि को पाना चाहती है भाजपा? किस काम में लग गए प्रेम प्रकाश पांडे जी, अजय चंद्राकर और ओपी चौधरी? भाई प्रदेश कैसे सवरे, इस पे बात होनी थी। देखिए कौन से कागज पलटने लगे? देखिए वो भी आएगा जब हमारा चुनाव घोषणा पत्र आएगा जी, उसमें हमारे आगे के क्या कार्यक्रम होंगे, प्रदेश को हम कहाँ ले जाना चाहेंगे, वो होता है। जी आरोप पत्र में जो 5 साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ की आम जनता के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया है, जी आज आप देखो, अभी तत्काल घटना है, अभी राखी में जो बच्चियां जा रही थी उनके साथ सामूहिक जो दुष्कर्म हुआ है, रोज आप अगर पेपर उठा के देख लें, अच्छा उसमें पेपर में आया क्या दिया कि वो लोग सड़क पे बैठ करके शराब पी रहे थे। जी हम लोग छत्तीसगढ़ का आज कोई जगह ऐसा नहीं खुला है जहां आप शाम, हम लोग भिलाई में रहते, भिलाई में शाम होते ही सारे ओपन लैंड जो हैं उसको आजकल वहाँ लोग बोलते हैं टुमारो लैंड। जी, मतलब आज रात जाएंगे और रात भर वहाँ रहेंगे और फिर रहेंगे। पुलिसिंग नहीं है। हमारे यहाँ एटीएम उखाड़ दिए गए, 3-3 एटीएम, वो भी शहरी इलाके में, रहवासी क्षेत्रों में। तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह समाप्त है। आप नशा देखो तो नशा, पहले शराब तो ये घर घर बेच ही रहे थे। शराब के मामले में यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किस तरीके से काउंटर में 2 थे, होलोग्राम का क्या हुआ और रेवेन्यू के साथ साथ वो पैसा कहाँ जाता था, ये सारी चीज़ें आम जनता जान रही है। इसके बावजूद शराबबंदी तो छोड़ दें, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि हम शराबबंदी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि कोविड में लोग वो जो दवाई थी जी, वो पी गए, जी, सैनिटाइजर पी गए, सैनिटाइजर पी गए। मतलब इसका मतलब वो मान रहे हैं कि 3.25 करोड़ जो छत्तीसगढ़ की जनता है सबके सब शराबी हो गई जी, जिसमें आधी तो महिलाएं हैं। तो आप जो नहीं करना चाहते उसके पीछे का हेतु अलग है, एक बार बताओ लेकिन भाई, बताते अलग है। ये शराबबंदी पे बड़ा जोर देते हो, आपने वादा खिलाफी की, आपने वादा खिलाफी की, आपने वादा खिलाफी की। भाजपा की क्या मंशा है? भाजपा कहने की स्थिति में है कि हमारी सरकार बनेगी, हम पूर्ण शराबबंदी तुरंत नहीं, हम नहीं क्या बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि जो आप झूठ बोले थे, जी, झूठ बोल के जो आप वोट लिए थे, हम शराब को धीरे धीरे कम करते जा रहे थे। उसके जो बिक्री का आप देखोगे तो लगभग 1000 आबादी तक के गांव से उसको हमने वहां से दुकानें हटा दी थी। जी, तो ये जो एक प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया में भी नहीं गए, जी, आप तो होम डिलीवरी चालू कर दिए और तर्क ये दे रहे हो कि किसी 1-2 ने मान लो सैनिटाइजर पी लिया, जी, तो 1-2 के सैनिटाइजर पीने से आप ये मान लिए कि पूरा छत्तीसगढ़ जो है शराबी हो गया। जी, मतलब ये तो मुख्यमंत्री का ऐसा हास्यास्पद
स्टेटमेंट जी। है। तो ये उनकी नीयत शराबबंदी की नहीं, बल्कि शराब से जो अवैध उगाई है। जी और आप देखोगे, आंकड़े निकाल लेना, शराब, अवैध शराब के साथ साथ उसके जो क्वालिटी है वो भी गड़बड़ है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कम उम्र में होने वाली मौतों को आप देखोगे, जो शराब पी के हो रही है आजकल, 35-40 साल के, ऐसे बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। तो आप शराबबंदी तो छोड़ दो, उसको ठीक रखने की भी दिशा में नहीं अरे चले। फिर भाई ये बताइए ना, ये भाजपा की तो कई प्रदेशों में सरकार है, वहां पे शराब के संदर्भ में शराबबंदी जैसे कदम क्यों नहीं उठाते भाई आप लोग? नहीं, जब नहीं, इतना ही शराब देखिए, को समाज के लिए घातक मान देखिए, रहे हमने हैं। इसलिए कहा कि जो अवैध शराब और उसके सारे, इसका हमने नहीं कहा था, आपने कहा था, आपने कहा था और वोट लिया था। अच्छा, थोड़ा आरोप पत्र में वापस आते हैं। बनाए कैसे? एक कमरे में बैठ गए, जो जो मन में था उसे लिपिबद्ध करके दे दिए, या प्रक्रिया क्या रही? देखिए साहब, या आपने ही बना दिए, बाकी दो ने तो साइन कर दिए? नहीं, 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 या बना किसी और ने दिया, आप तीनों ने साइन कर दिए? नहीं, 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 अजय चंद्राकर जी, हम और ओपी चौधरी जी, हम लोग बैठे, और भी हमारे साथ जो असिस्ट करने वाले, लिखने वाले। और आपको हम बताएं, हमने मुख्यमंत्री के विधानसभा में दिए गए 15 सालों के भाषणों को भी पढ़ा है। जी वो जो रोज हर मामले में कल बात करते थे कि सीबीआई इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, और अपने सरकार बनते ही उन्होंने क्या किया कि सीबीआई पे बैन लगा दिया। जी आज दर्जनों बार सीबीआई ने इस सरकार से विभिन्न मामलों में जांच की अनुमति मांगी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया। जी यही मुख्यमंत्री कहते थे कि आउटसोर्सिंग बंद होगी, और सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग। यही मुख्यमंत्री कहते थे कि अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद में एक्सटेंशन नहीं, जी वही वो कर रहे हैं। तो जो जो वो कहते थे और जो लोगों के बीच में कह के आए थे, वो सारा का सारा उन्होंने बदल दिया। जी और हम लोगों के द्वारा जितने आरोप पत्र में आरोप लगाए गए हैं वो सब प्रमाणित है। विधानसभा के विभिन्न प्रकार के जगहों पे दिए गए उत्तर, सरकारी आंकड़े और अन्य जगहों से जो स्रोत है, वो सारे प्रमाणित आरोप है। एवं ये सच सच बताना, ये आरोप पत्र तैयार करने में लोगों ने आपको असिस्ट किया, भाजपा के कई लोग आपको मदद किए, ये कांग्रेसियों ने कितनी मदद की आपकी इस आरोप पत्र को तैयार करने में? नहीं, नहीं, कांग्रेसियों की मदद का सवाल नहीं है। हालांकि वो भी बेचारे परेशान हैं। आप अगर फ्रंट पेज देखोगे तो टी.एस. सिंहदेव जी को कैसे भूपेश जी अपने इसमें लेके चल रहे हैं। जी तो कांग्रेसियों ने तो नहीं मदद की, लेकिन परेशान होकर के जो आम लोगों के बीच में जो अरे चर्चाएं ऐसा आती कैसे है थी, भाई? लोग तो बोलते हैं भूपेश जी की बड़ी मदद भाजपा ही करते हैं, तो आप उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार करा रहे थे, कांग्रेस की मदद क्यों नहीं ले पाए आप? नहीं, नहीं, उन्होंने कोई ऐसा मदद नहीं किया, लेकिन वो जो परेशान है जी और आम जनता में घूम घूम के जो चर्चाएं करते हैं जी और जो उन चीजों में बातें आती है, तो आखिर वो भी परेशान है। जी बहुत से कांग्रेस के लोग भी परेशान हैं जी कि एक व्यक्ति, एक जो उनकी ओएसडी थी, उनके द्वारा ही पूरा प्रशासन चल रहा है। सारे प्रशासनिक अधिकारी जो है परेशान हैं, जो बड़े पदों पर हैं, वे अधिकारी जो काम करने वाले हैं उनको लूप लाइन में रखा गया है। वे अधिकारी जो अदर मीन्स से करते हैं, और बाकायदा लोग तो बोलते हैं कि ठेका लगता है कि भाई इतना आप दोगे तो होगा। तो इन चीज़ों का जो रिफरकेशंस है वो उनके द्वारा भी चर्चाओं में आता है, और वो भी एक माध्यम भाई है। ये अधिकारी कौन से हैं? जितने भी अधिकारी हैं वो आपकी सरकार के दौर में भी महत्वपूर्ण जगहों पे दिखाई देते थे, अभी भी महत्वपूर्ण जगहों पे दिखाई देते हैं। आप क्या चाहते हैं, सरकार बदले तो पूरे के पूरे अधिकारी प्रदेश से बदल दिए जाएं? ऐसी कोई मंशा है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं खुद जब रहा हूँ, जो अधिकारी रहा है वही अधिकारी मैं बोल रहा हूँ। उन अधिकारियों में वे लोग जो इनके दूसरे घोटालों को पैदा करने के एनेक्सेस के हिस्सा बनते गए, वो पावरफुल हो गए। जूनियर अधिकारी जो है सीनियर लोगों को डिक्टेशन देते हैं, सीनियर हाथ पैर दाब के खड़े रहते हैं। ये दुर्भाग्य है। वे अपने पदों का जिस तरीके से उपयोग करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। या ये दुराग्रह के शिकार है। अब आपने जो इसका कवर पेज बनाया है उसमें भूपेश जी के सर पे एक अधिकारी का नाम कोट किया है। उस अधिकारी को
हमने इस प्रदेश में 4 साल तक मुख्य सचिव के तौर पर और एक सक्षम मुख्य सचिव के तौर पर काम करते हुए देखा। आप जिस 15 साल की सरकार के कामकाज को लेकर मुग्ध थे, आज अमित शाह जी ये बता रहे थे कि देखो हमारे समय में सरकार कितना बेहतर काम कर रही थी। उस दौर में वह अधिकारी मुख्यमंत्री के सचिव के तौर पर भी काम कर रहे थे। विरोधाभास नहीं है आपके आरोपों में? या बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारे समय पे जो अधिकारी था वो अभी भी इतना महत्वपूर्ण क्यों बना हुआ है? नहीं नहीं नहीं, उस समय जो हम लोगों की नीति थी और नियत थी उसके अनुसार जो तमाम अधिकारी थे, क्योंकि हमारी ट्रांसपेरेंसी थी, जी हमारे कोई ऐसे एनेक्सेस नहीं थे, उस एनेक्सेस के वो हिस्सा नहीं बने। जी आज वे अधिकारी जो बन गए हैं और जो ताज पे बैठे हैं, उनके माध्यमों से संचालन करने में जो उनको रोकना चाहिए था वो रोक नहीं हो करके बल्कि उसमें और सहायक की भूमिका निभाने लगे। तो इसलिए उनका भी जिक्र हुआ है कि वे चाहते तो रोक सकते थे लेकिन चाहे नहीं बल्कि उसको और मूव ऑन करते गए। आखिरी बातचीत पर आते हैं, क्या हो जाएगा इस आरोप पत्र से? आज आपने इतना तामझाम किया, गृह मंत्री जी को भी उनकी तमाम व्यवस्थाएं छुड़वा कर रायपुर बुलाया, मजमा लगाया, विमोचन कराया, अब आगे क्या क्या हो जाएगा? इससे सरकार बन जाएगी? देखिए, ये लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कि उसके 5 साल के जो भी इन्होंने गलत काम किया उसको संयोजित करके जनता के बीच में जाना। जी 2019 से लेके 23 तक, 18 से लेके 23 तक 5 सालों में बहुत सारे क्षेत्रों में जो जो घटनाएं घटी है उसको एक दस्तावेजी स्वरूप में हम लोगों के बीच जाकर के जब वो प्रमाणित तथ्य के साथ उनके पास प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित तौर पर जो सरकार की झूठ और लूट है जी वो उनके सामने आएगा और वे इस बात को महसूस करेंगे कि पिछली बार जो इन्होंने हमारे साथ धोखा दिया है उसका बदला आने वाले चुनाव में वो लेंगे। ये झूठ और लूट है, इसको लेकर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? आचार संहिता का अता पता नहीं है। प्रेमका जी, पहले आप प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, अब आरोप पत्र जारी कर रहे हैं, हो सकता है चुनाव की घोषणा ना हो, घोषणा पत्र भी जारी कर दें। देखिए, जल्दबाजी किस बात की है? नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? नहीं। जो 5 साल पहले बेदखल किए गए कैसे वापस? देखिए, चुनाव भाई हमारे लोगों को संदेह है प्रेम प्रकाश जी, ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल निकली है उसको लेकर लोगों के जहन में ये भी आ रहा, पता नहीं आप ये विधानसभा चुनाव कराना भी चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं? नहीं, चुनाव तो होंगे ही जी। अब वो नवंबर में होते थे, नवंबर में हो कि दिसंबर में हो ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। जी तो प्री प्लानिंग एंड कंप्लीट प्लानिंग जी के अंतर्गत ये हमारी चीज़ें हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस पे कार्य करती है उसमें रहता है कि पूर्व योजना और पूर्ण योजना, उस योजना के तहत हम कार्य कर रहे हैं। चुनाव कभी भी हो, प्रत्याशी घोषित भी होंगे, प्रत्याशियों को ही चुनाव लड़ना है। पार्टी अपने काम को ले जा रही है और अगर चुनाव देर हो रहा है तो और अच्छा है कि हम इसको और नीचे तक इस सरकार की जो नाकामियां हैं, जो इसका भ्रष्टाचार है, जो छत्तीसगढ़ को तितर बितर कर दिया इस 5 साल में और जिसको आज लोग भूपेश सरकार न करके ठगेश सरकार कह रहे हैं और ऐसा आम चर्चा होती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कका ने ठगा नहीं, उसको हम नीचे तक ले जाने में हमको ये और समय मिलेगा। तो कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश पांडे जी का कहना है कि हम लोग प्री प्लानिंग और कंप्लीट प्लानिंग, पूर्व योजना और पूर्ण योजना के साथ में काम कर रहे हैं और इसी के तहत पहले प्रत्याशियों की घोषणा और अब ये आरोप पत्र का विधिवत लोकार्पण जैसे कार्यक्रमों को हमने अंजाम दिया है। भाजपा की ये कोशिश है, लक्ष्य प्राप्ति में कितनी मददगार होती है जानना दिलचस्प होगा, लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं होगा वो भी दिलचस्प होगा। बहरहाल प्रेम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, चुनावी चर्चा में आज इतना ही। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।